चलिए ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आप लोग कभी कभी YouTube पे जो आ रहा है वीडियो उसको भी देख लिया करिएगा कि जैसे क्लास में कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको देख कर एक बार समझ सकते हैं। और अगर उसको देखेंगे तो हो सकता है कि कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप दोबारा क्लास को यूज हो सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक लाइन लिखिए इसके बारे में। Control statements are used to define the order of execution of program statements according to given condition In Python there are two control statements. Number one, conditional statement, और सेकंड लूपिंग स्टेटमेंट। देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट से पहले की बात समझ लीजिए, उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद की बात समझिएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट से पहले क्या हुआ है, जो हम प्रोग्राम बनाए हैं, तो कोई भी प्रोग्राम हम लिखे हैं, आप लोग इसको मत लिखिएगा, कई बार आप लिख चुके हैं। तो जैसे कोई एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, a = 10, b = 15, c = 20, d = a + b + c और प्रिंट d। ठीक, इसका एग्जीक्यूशन कैसे? तो इसका एग्जीक्यूशन एक सीक्वेंस में सबसे पहले पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर आगे की लाइन, फिर उसके बाद आगे की लाइन, और इस तरह से पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन हर बार जब हम प्रोग्राम बनाएंगे या प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो यही आर्डर नहीं होता है। कई बार हम आर्डर को चेंज करना चाहते हैं, प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं जिस तरह से हम उसको लिखना चाहते हैं उस तरह से लिखते हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के आर्डर को चेंज करना है। और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन के आर्डर को चेंज करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज होता है। बात समझ आ रही कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट। तो पहले वाले के बारे में पहले देखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन एक लाइन उसमें भी लिख लीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज्ड
to check condition, to check the condition and executes single statement, executes single statement or block of statements or block of statements according to condition. In Python conditional statements are नंबर 1, पहला है if, दूसरा है if else, तीसरा है if elif else और चौथा है nested if। ये 4 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिनका यूज हम करेंगे। कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो हैं, सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, बहुत सारे लैंग्वेजेज है, उसमें एक और हमको स्टेटमेंट मिलता है गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। लेकिन पाइथन में गो टू स्टेटमेंट नहीं है। गो टू स्टेटमेंट से कंट्रोल को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं अनकंडीशनली। अनकंडीशनली कंट्रोल को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है गो टू स्टेटमेंट से। पाइथन में क्यों नहीं है ये जान लीजिए। पहले तो गो टू को समझिए कि गो टू से कैसे हम कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई प्रोग्राम है, यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर कंट्रोल को वापस हम यहाँ ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं गो टू, और जहाँ जाना है उसके लिए कोई एक नेम हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। मान लो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया एल, गो टू एल, और जहाँ भेजना है कंट्रोल को वहाँ पर उस लेबल नेम को, इसको लेबल नेम कहा जाता है, एल को कोई भी नाम दे सकते हैं, और वहाँ पर वो लेबल नेम डिफाइन करके फुल कॉलन साइन लिख दिया जाता है। अब जब इस ब्लॉक का या ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ऊपर से इसका एग्जीक्यूशन होते हुए आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और जब कंट्रोल यहाँ आएगा तो वापस इसको यहाँ भेज देगा, और फिर से ये एग्जीक्यूशन वहाँ से शुरू कर देगा। और केवल ऊपर ही नहीं, अगर हम इसको चाहें तो कहीं अगर नीचे भेजना चाहें तो हम इसको नीचे भी कहीं भी भेज सकते हैं। अगर मान लो हम इसको यहाँ भेजना चाहते हैं, बीच के लाइनों को स्किप करना चाहते हैं, तो हम इससे गो टू एल ऐसे भी, बात समझ में आ रही है। तो गो टू का यूज यहाँ नहीं है, पाइथन में नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा गो टू के बारे में बता रहे हैं ऐसे ही कि गो टू से अनकंडीशनली कंट्रोल को ट्रांसफर कर गए। अब पाइथन में क्यों नहीं, ये एक सवाल होता है। तो पाइथन में इसलिए नहीं है कि ये जहाँ भी यूज होता है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, या और कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ पर कहा गया है कि गो टू को अवॉइड करना चाहिए, गो टू को अवॉइड करना चाहिए। रेयरली अगर उसके बिना काम न चलता हो तभी आप गो टू का यूज करें। तो जब उसको बाकी लैंग्वेजेज में अवॉइड करने के लिए कहा गया है गो टू को, इसलिए पाइथन से गो टू को बिल्कुल हटाई दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक। तो अब इसमें से सबसे पहले हम एक, तो ये गो टू किस में है लगता है, सी लैंग्वेज में, सी में है, C++ में, कई सारी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन वो सब लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, तो यहाँ नहीं होता, ठीक ना, यहाँ नहीं होता है।
तो सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए, इसके हेडिंग लिख लिया, इफ स्टेटमेंट लिख लीजिए, अपने काम की चीजों को लिखते रहिएगा, ठीक है। लिखिए, द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज, द सिंटैक्स SYNTAX, द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज, डैश के बाद नीचे सिंटैक्स लिखना, नीचे इफ, फिर उसके बाद कोई कंडीशन, फिर उसके बाद फुल कॉलन साइन। ये फुल कॉलन साइन यहाँ पे लगाना अनिवार्य है क्योंकि ये सिंटेक्स का ही हिस्सा है। और उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट सिंगल या मल्टीपल, ठीक है, एक भी स्टेटमेंट हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आगे इसके बारे में लिख दें कि ये स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट्स ये सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पर 4-5 लाइन हमने यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दिया है, मतलब ये 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो कुछ कर रहा है क्या? बात समझ में आ रही है? इंडेंट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंडेंट के साथ ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इंडेंट के साथ लिखा जाएगा। वैसे आप पाइथन के एडिटर पर जब ये प्रोग्राम लिखेंगे, जब ये लाइन लिखेंगे और फुल कॉलन लिखने के बाद जैसे ही आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली इसके नीचे ही आएगा, मतलब वो इंडेंट छोड़कर ही कर्सर मिलेगा। अब उसी के आगे आपको लिखना। बात सबको समझ में आई? तो इसके बारे में एक लाइन और लिख लीजिए नीचे सिंटेक्स के बाद। इन दिस स्टेटमेंट comma, first it checks the condition, फिर comma, if condition is true, then it executes single statement or block of statements just below the if statement, and if condition is false, it skips single statement or block of statements, single statement or block of statements that are given just below the if statement, and so just below the if statement, and control goes to statement X, control goes to statement X। इसको या सिंटेक्स में भी ऐड कर लीजिएगा, जो सिंटेक्स लिखे हैं तो ये इंडेंट कुछ होगा, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट एक्स, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। अभी समझा लेते हैं आपको।
कंट्रोल गोज टू स्टेटमेंट एक्स। हो गया? लिख लिए सब लोग? चलिए अब थोड़ा इसको समझ लीजिए। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए, जब कंट्रोल इफ पर आएगा, क्या हो गया? जब कंट्रोल इफ स्टेटमेंट पर आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। तो जब कंडीशन को चेक करेगा तो कंडीशन ट्रू भी हो सकता है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी रखती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के ठीक नीचे जो सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा स्टेटमेंट एक्स और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इतनी बात समझ में आई? अब मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि कंडीशन दिया है तो कंडीशन ट्रू भी हो सकता है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इफ के ठीक नीचे जो सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको स्किप कर देता है, उसको छोड़ देता है और कंट्रोल कहाँ आ जाता है? स्टेटमेंट एक्स पर, और इसके आगे का जो भी स्टेटमेंट होता है उसको वो कंटिन्यू कर। बात सबको समझ में आ गई? नहीं सर। नहीं समझ में? चलिए फिर से समझिए। सबसे पहले जब कंट्रोल इफ पर आएगा तो सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के ठीक नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट होता है तो उसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट एक्स पर आएगा और उसके आगे अगर प्रोग्राम में कुछ लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इतनी बात समझ में आई? अब अगर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इफ के ठीक नीचे ये जो ब्लॉक बना है, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, इसको छोड़ दे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है और कंट्रोल सीधे कहाँ आ जाता है? स्टेटमेंट एक्स पर, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अभी समझ में आया? अब आप ये जान लीजिए कि हर प्रोग्राम में जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट एक्स लिखा है, स्टेटमेंट एक्स का क्या मतलब? कोई भी आपके प्रोग्राम का स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में यहाँ पर किसी स्टेटमेंट को लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर स्टेटमेंट की जरूरत है तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट हो सकता है और अगर जरूरत नहीं है तो कोई स्टेटमेंट नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं होगा, जैसे आप 4 लाइन का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो 4 लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है? एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। लेकिन 4 लाइन के बाद अगर आगे भी लाइन होता है तो क्या होता है? 4 लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आगे भी उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो बात वही है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट एक्स नहीं है तो इसका मतलब कि कोई एरर वगैरह नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। जहां तक स्टेटमेंट मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। बात सबको समझ में आया? अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाते हैं, इससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन लिखिए, मिटा देंगे इसको। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम to check inputted number is positive or negative or 0। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा? एक नंबर आपको इनपुट करना है और उसको चेक करना है कि जो नंबर इनपुट हुआ है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या 0 है।
ठीक है, प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के लिए स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बोलिए इफ से। सबसे पहला काम इनपुट करने को, ठीक है, नंबर जब कोई इनपुट करेंगे तब उसको चेक करेंगे ना कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनपुट करना है। इनपुट करने के लिए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मान लो हम वेरिएबल ले रहे हैं n इक्वल इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। अब n में नंबर आ गया, कोई भी नंबर आ सकता है, निगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है या जीरो भी इनपुट किया जा सकता है। अब यहां पर क्या करेंगे, इफ कैसे पता करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है, नंबर 0 से बड़ा होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव है। तो बस वही चीज यहां पर कर लेते हैं, इफ n ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इफ n ग्रेटर देन 0, तो n ग्रेटर देन 0 जो लिखा है यही आपका कंडीशन है जो सिंटेक्स में आपने लिखा, ठीक ना। तो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के ठीक नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं इंडेंट के साथ, यहाँ पर कर रहे हैं प्रिंट n फिर कामा फिर इन्वर्टेड कामा एज पॉजिटिव। ठीक, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो नंबर आपने इनपुट किया वो नेगेटिव, तब ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं बताइए। हाँ बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। इफ n लेस देन 0, इफ n लेस देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इसका मतलब कि नंबर निगेटिव है, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट n इज निगेटिव, ठीक। ये दो चीजें हो गई। अब मान लो ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तब क्या करेंगे, आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं, वो से पहले से ही n इक्वल टू 0, हमको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग बता रहे हैं। सर स्टेटमेंट भी तो दे सकते हैं, स्टेटमेंट एक्स बोलता है, इफ लगाने की जरूरत है, स्टेटमेंट एल्स एक्स वाला जो एक्स, हां सीधा प्रिंट करते हैं, प्रिंट n इक्वल टू 0 लाइन में बताते, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभी पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको बता देते हैं जो आपकी जिज्ञासा है। प्रिंट क्या मैसेज क्या प्रिंट करना है, n इज 0, बिल्कुल। तो n की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ठीक ना। तो ऐसे ही केवल मैसेज ही लिख देते हैं, ठीक है, कि इट इज 0, ठीक ना। ये सही है ना, बोलिए। अगर मान लो अगर यहाँ पे लिखते n, तो जैसे ये लिखा है वैसे लिख देते कि n इज 0, ठीक है, तो n की वैल्यू 0 ही रहती, तो फिर क्या प्रिंट करता, 0 इज 0। अच्छा बात समझ में आ रही है ना, अच्छा नहीं लगता ना कि 0 कोई कर रहा है कि 0, अरे भाई 0 है तो है, 0 ही है ना, फिर उसको दोबारा तो भाई इतना उसको सर मिलने की उसको महसूस हो जाएगी कि 0 को 0 को भाई ऐसे लिख देते हैं, इट इज 0, ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रोग्राम आपका बन गया। अब यहाँ स्टेटमेंट x की हमको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको सिंटैक्स में बताए थे कि स्टेटमेंट x हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए फिर उसके बाद समझते हैं।
सब लोगों का? यस सर। चलिए, कोई नंबर n में सबसे पहले नंबर इनपुट कर लेते हैं, पहले इसको चेक करते हैं, फिर उनका भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व देखते हैं। n में कोई नंबर इनपुट, मान लो हमने n में इनपुट कर लिया 12, ठीक है, पॉजिटिव है ना? तो सबसे पहले तो कंट्रोल यहाँ आएगा, इसके हिसाब से देखते हैं। वैसे हम तो जानते हैं कि पॉजिटिव, लेकिन इस प्रोग्राम के हिसाब से बात मत करिए भाई। हम तो सुनते हैं कि लड़कियां ज्यादा बात करती है, इधर तो लड़के भी बात करते हैं, क्या है? मौसम का असर है क्या? बात नहीं। इफ n ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो n की वैल्यू 12 है, तो ये 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो प्रिंट कर देगा, यहाँ पर आकर प्रिंट कर देगा कि 12 इज पॉजिटिव, इसको प्रिंट कर देगा। अब इसको प्रिंट करने के बाद आगे भी आएगा, कंट्रोल आगे भी आएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल अब यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पर आएगा तो चेक करेगा कि इफ n लेस देन 0 नो, अब ये कंडीशन फाल्स, ये फाल्स हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर हमने क्या इनपुट किया 12, तो ये 0 से लेस तो है नहीं, तो ये कंडीशन फाल्स। तो जब ये कंडीशन फाल्स होगा तो इसको स्किप करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा ना, ठीक है, क्योंकि ये इसके तुरंत बाद का स्टेटमेंट है, तो इसको स्किप करेगा। अब फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, फिर चेक करेगा n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 नो, ये भी पास हो गया, तो इधर आ गया। अब इधर कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और जो आउटपुट मिलना था वो आउटपुट मिल गया। समझ में आया? चलिए, कोई और नंबर इनपुट कर लेते हैं। सर नेगेटिव नंबर, हाँ बिल्कुल, तीनों कर लेते हैं, ठीक। n इक्वल -7, ये मान लो नंबर इनपुट हो गया। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, ठीक, चेक करेगा n ग्रेटर देन 0 नो, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, n लेस देन 0 यस, तो इसको प्रिंट कर देगा कि -7 इज, n की वैल्यू पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद इज निगेटिव, और इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ भी आएगा, ठीक है, फिर चेक करेगा n इक्वल टू 0 नो, ये कंडीशन पास हो गया, तो अब इसको प्रिंट नहीं करेगा, सीधे बाहर निकलेगा, क्योंकि अब आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये भी समझ में आ गया? चलिए, एक और नंबर हम इनपुट कर लेते हैं 0 वाला, ठीक है। अब 0 वाला यहाँ पे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कंट्रोल इनपुट करने के बाद यहाँ पर आएगा n ग्रेटर देन 0 नो, यहाँ पर आएगा, n लेस देन 0 नो, यहाँ पर आएगा, n इक्वल टू 0 यस, तो ये प्रिंट करेगा इट इज 0, ठीक है, और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और इफ को यूज करना भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन था उसको देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नहीं था, जिज्ञासा थी, ठीक ना। तो यहाँ पर कर रहे थे कि यहाँ पर कर लेते हैं प्रिंट 0 करने के लिए ना, प्रिंट यहाँ पर इट इज 0, यही कर रहे थे, ठीक है, नोट मत करिएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक। अब देखिए कैसे गलत हो जाएगा। मान लो आप n में इनपुट कर लेते हो 5, ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा n ग्रेटर देन 0 यस, प्रिंट करेगा 5 इज पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा n लेस देन 0 नो ना, फॉल्स हो गया, यहाँ आएगा ना, जिसका सवाल था यहाँ पे कंट्रोल आएगा। पहले वो प्रिंट कर चुका है कि इट इज पॉजिटिव, और फिर जब ये कंडीशन पास होगा तो यहाँ भी आएगा, और यहाँ पर आकर इसे यहाँ पे सिंपली प्रिंट ही करना है, कुछ करना ही नहीं, तो प्रिंट तो करेगा ही करेगा, तो क्या कर देगा इट इज 0, मतलब एक ही नंबर को बता रहा है कि पॉजिटिव भी है और उसी नंबर को बता रहा है 0। बात समझ में आ गई? याद है ना? यस सर। एक और क्वेश्चन लिखिए।
write a program to enter age of a person and check it is eligible for vote or not। एक व्यक्ति का, एक पर्सन का एज इनपुट करना है और आपको चेक करना है कि वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो प्रोग्राम बन जाएगा ना? यस। बना लीजिए। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जब बता दो भाई बोल Write a program to enter age of a person and check it is eligible for vote or not। और जोर से बोलना है तो मुझे बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलने एज इनपुट करना है और उसको चेक करना है कि वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। क्या करेंगे बताइए? ये एज तो इनपुट हो गया, तो यहाँ पर इफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, इक्वल भी लगेगा यहाँ पर, ठीक ना? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, ठीक है? तो अब यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए। मैसेज आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैसेज लिखिए इट इज एलिजिबल फॉर वोट। इफ n लेस देन 18, अब यहाँ इक्वल नहीं लेगा ना, लेस देन 18, print it is not eligible for vote। और तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, हो जाएगा। देखते हैं, हमको उम्मीद है सब लोग बना लिए होंगे। एक और क्वेश्चन, write a program to check inputted number is even or odd। इनपुटेड नंबर इज इवन और ऑड, ठीक? एक नंबर इनपुट करना है और उसको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड। क्या करना पड़ेगा बताइए? सबसे पहले डिवाइड बाय 2 और इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इनपुट करेंगे ना, तो उसको भूलिए मत। अगर नंबर आएगा नहीं तो आप किसको चेक करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इंटर एनी नंबर, ये नंबर इनपुट हो गया, ठीक है? अब क्या करना है? कैसे पता लगेगा कि n में जो नंबर इनपुट होकर आ रहा है वो इवन है या ऑड? कैसे पता लगेगा? n mod इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, n को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो फुली डिवाइड हो जाएगा, ठीक, तो वो इवन होगा, और अगर फुली डिवाइड नहीं होगा तो ऑड होगा। कैसे समझेंगे कि फुली डिवाइड हो गया?
कैसे समझेंगे? रिमाइंडर हाँ, अगर उसका रिमाइंडर वैल्यू 0 होता है तो इसका मतलब कि वो फुली डिवाइड हो गया। तो पहले हम रिमाइंडर ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं r इक्वल टू n मॉडुलस 2। ये मॉडुलस आप लोग जानते हैं, ठीक ना? रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है, तो n मॉडुलस 2 जो भी रिमाइंडर वैल्यू होगा वो r वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर चेक कर लेते हैं इफ r इक्वल टू 0, ठीक ना? अगर ये रिमाइंडर वैल्यू 0 है तब इसका क्या मतलब हो गया? नंबर इवन है। प्रिंट n इज इवन, n इज इवन, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो, रिमाइंडर वैल्यू 0 ना हो, ठीक है? तो अब एक और हम यहाँ पर कंडीशन का यूज करेंगे। इफ r क्या कर सकते हैं? is not equal दो, to हाँ दो काम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? एक तो हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 का यूज कर सकते हैं और एक इक्वल टू 1 कर सकते हैं, इक्वल टू 1 कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को, तो उसका रिमाइंडर वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, पता है ना? या तो 0 होगा रिमाइंडर वैल्यू या 1 होगा। तो यहाँ पर 1 को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका 1 को चेक करने का नहीं है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? r नॉट इक्वल टू 0। इफ r नॉट इक्वल टू 0, ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा देंगे कि n इज ऑड। हो गया, बन गया प्रोग्राम। सर अगर यूजर 0 एंटर कर दिया तो जीरो बचेगा ही, रिमाइंडर बचेगा ही, नेगेटिव बचेगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? हाँ तो इसके अकॉर्डिंग वो सही होगा कि नहीं? हैं? नहीं, सही होगा। दो चीज तो चेक कर रहे हैं, इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, यही ना हो सकता है, ठीक है? अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर चाहे कुछ भी बचे, ठीक है? तो अगर वो रिमाइंडर वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगा तब वो प्रिंट करेगा कि इवन है। अगर वो रिमाइंडर वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा तो प्रिंट करेगा कि वो ऑड है, ठीक है? बाकी देख लीजिए। हो गया? लिख लिए सब लोग? तो यहां पर हम केवल इफ का यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो केवल इफ का यूज करके बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, तो थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इफ और एल्स का यूज करें। इफ एल्स लिखे, द सिंटैक्स इज डैश वन, नीचे सिंटैक्स इसका लिख लीजिए। इफ कंडीशन statements else
स्टेटमेंट्स और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स। जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो रहा है आपके एक्चुअल प्रोग्राम में, वो सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर 2-4 स्टेटमेंट्स को दिखा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन को चेक करें। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके ठीक नीचे वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट एक्स पर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एल्स का ब्लॉक छोड़ दे। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके ठीक नीचे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल सीधे स्टेटमेंट एक्स पर आएगा। अगर स्टेटमेंट एक्स लिखा होगा तो, नहीं लिखा होगा तो कंट्रोल यहां आकर प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। ठीक ना। अब अगर मान लो कि कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल सीधे एल्स पर आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल सीधे एल्स पर आएगा और एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कंट्रोल स्टेटमेंट एक्स पर जाएगा। समझ में बात आ गई? ठीक, तो एक आध लाइन लिख लीजिए। In this statement, first it checks the condition. First it checks the condition, comma, if condition is true, if condition is true, then it executes single statement or block of statements just below the if statement. Then control transfers to statement X and if condition is false, then control goes to else and executes single statement or block of statements just below the else and then control goes to statement X just below the else, माने कंट्रोल एल्स पर आता है और उसके बाद एल्स के ठीक नीचे जो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट एक्स पर जाता है, गोस टू स्टेटमेंट एक्स।
अब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, स्टेटमेंट एक्स का मतलब यहाँ पे 60 लिख दिए हैं, स्टेट एक्स। हो गया, बात समझ में आ गई सबको? मिटा दे इसको। चलिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। राइट अ प्रोग्राम to check inputted number is even or odd. सबसे पहले क्या करना है आपको? इनपुट करना है, ठीक ना? इनपुट करना है, तो इनपुट कर रहे हैं। एंटर एनी नंबर, ठीक है। और आपको मालूम है कि इवन और ऑड को चेक करने के लिए उसका रिमाइंडर वैल्यू निकालना है, तो r इक्वल टू n मॉडुलस 2, ठीक है। और उसके बाद यहां पर चेक कर रहे हैं इफ r इक्वल टू 0, ठीक, देन प्रिंट n इज इवन एल्स, यहां पर एल्स हो जाएगा, ठीक है। इफ के ठीक नीचे इंडेंट का हमेशा ध्यान रखेंगे। एल्स प्रिंट n इज ऑड, ठीक है ना। अब मान लो n में कोई नंबर हम इनपुट कर लेते हैं। n में नंबर इनपुट कर लिया 37, n इक्वल टू 37, ठीक है, ये नंबर इनपुट हो गया। अब r इक्वल टू n मॉडुलस 2, तो r वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। अब यहां पर चेक करेगा कि इफ r इक्वल टू 0, नो, पास हो गया ना, कंडीशन पास हो गया, क्योंकि r वेरिएबल में 1 आया है। तो जब ये कंडीशन पास हो जाएगा तो कंट्रोल कहां जाएगा? एल्स, और एल्स के ठीक नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये प्रिंट कर देगा कि 37 इज ऑड। वेरिएबल को कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसी प्रोग्राम को एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, और दूसरे तरीके से अगर हम बनाएंगे तो इसमें एक स्टेटमेंट कम हो जाए और एक वेरिएबल भी कम हो जाए, ठीक है। वो तरीका क्या है वो भी नोट कर लेना। ये लिख लिया सबने? मिटा दे इसको। चलिए मान लो ये हमने n में नंबर इनपुट कर दिया, ठीक है। तो n में नंबर इनपुट करने के बाद डायरेक्टली हम इसको चेक कर सकते हैं। इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो बाकी आपको पता है क्या करना है, इसमें प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट n इज इवन एल्स प्रिंट n इज ऑड। समझ में आ रहा है सबको? आपके प्रोग्राम की एक लाइन कम हो गई और एक वेरिएबल भी कम हो गई, ठीक। और प्रोग्राम अच्छा माना जाता है उसमें कम से कम लिखा, ठीक है। माने प्रोग्राम छोटा से छोटा तो उसको अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। वेरिएबल्स भी जितना कम हो सके उतना कम वेरिएबल का यूज करें तो उसको प्रोग्राम को अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिखिए। Write a program to check inputted number is divisible by 7 or not। बन जाएगा ना? क्या करना होगा? mod 7 इनपुट
हाँ इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद Mod 7. R is not 7 and modulus 7. हाँ सही बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर if n मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, मैसेज थोड़ा सा बदल देंगे, ठीक है ना। n is हाँ डिविजिबल बाय 7, ठीक। और उसी तरह से यहां पर कर देंगे n इज नॉट डिविजिबल बाय 7। हो जाएगा ना, सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. हो गया, लिख लिया सबने? सर एक और थोड़ा सा बता देंगे बोलिए। इसी प्रोग्राम को, जैसे ये 7 से डिविजिबल है, हम्म। अगर इक्वल मतलब जैसे n मॉडुलस 7 करके लिखे आप, n इज डिविजिबल बाय 7, मतलब ये तो एक बार फिर नहीं समझ आ रहा है। कोई नंबर इनपुट करो, बोलो n में कोई नंबर बोलो, क्या इनपुट करें? कोई भी नंबर जो तुम्हारे मन में आए। 343 343 ये n में नंबर इनपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 343 को 7 से डिवाइड करेगा। अब इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, 343, अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितना हो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। रिमाइंडर क्या है? 0, ठीक है। चेक किया, इफ n मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, यस यस, कंडीशन ट्रू हो गया ना, ठीक है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा कि 343 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक। अब अगर मान लो कि यहाँ पर तुम अगर इनपुट कर देती 345, ठीक है, तो उस केस में क्या होता? यहाँ पर ये 65 होता, नीचे 63 होता, और यहाँ पर क्या होता? 2 होता। तो रिमाइंडर वैल्यू क्या होता है इसमें? 2 होता। अब यहाँ पर चेक करेगा कि इफ n मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, नो, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कहाँ कंट्रोल आएगा? एल्स पर आएगा। तो एल्स पर आएगा तो यहाँ पर आकर प्रिंट करेगा कि 345 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। आ गया समझ में? सबको समझ में आ गया? एक और छोटा प्रोग्राम बना है पहले से, उसको भी कर ले। देखिए, चेक इनपुटेड एज इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। इफ से बनाए हैं और इक्वल से बना लेते हैं, ठीक है। बना लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। वेरिएबल को अगर आप चाहें तो थोड़ा बदल भी सकते हैं। जैसे वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया एज, और मैसेज लिख लिया इंटर एज। इफ एज, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं आगे प्रोग्राम में उसी वेरिएबल को अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अदरवाइज एरर आने लगता है।
अच्छा मान लो इसमें ये जो प्रोग्राम बना सही है ना? इस प्रोग्राम में मान लो जबरदस्ती स्टेटमेंट एक्स देना, क्या दे सकते हैं? यस सर। अगर मान लो कोई चाहे कि नहीं आपको स्टेटमेंट एक्स भी यूज करना ही करना है, वैसे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ना, और आपको ये दे दिया कंडीशन कि नहीं आपको स्टेटमेंट एक्स भी यूज करना ही करना है, क्या कर सकते हैं? मान लो ये सेम प्रोग्राम है, अगर ये जैसा डेसिमल में है तो लेकिन वो आईएनटी हो ही जाएगा। सोचिए, यही सोचेंगे। मंथ अगर ईयर और मंथ में अगर है तो थोड़ा दूसरे रास्ते में जाके सोचिए, अगर रास्ता गलत जा रहा है। लिखा है 18 EIGST हैं? अगर अल्फाबेट में लिखा है 18 19 नंबर ना यूज करके अल्फाबेट लिखा है फिर तो एरर आने लगेगा ना, इनपुट नहीं, टाइप मिसमैच का एरर आएगा, टाइप मिसमैच का एरर आएगा, ठीक ना? क्योंकि डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि डेटा टाइप अब कैसा इनपुट है, तो वहाँ पे मैसेज एरर मैसेज आएगा, टाइप मिसमैच, कोई एरर नहीं। थोड़ा दूसरे रास्ते से, कभी कभी एक रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता गलत होने लगता है, तो रास्ता बदल देना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा दूसरे रास्ते पे सोचिए, और जब ये सोचेंगे तभी आप प्रोग्राम कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन आपको नया प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है? अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हैं, तो रोज रोज आपको नए नए प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और उसके लिए आपको नए तरीके से सोचना है, हर दिन नए तरीके से सोचना है, ठीक ना? क्या कर सकते हैं? अगर आपको फोर्सली देना ही है, जबरदस्ती आपको स्टेटमेंट देना ही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक स्टेटमेंट, यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अगर वो एलिजिबल होगा तो इसको प्रिंट करके कहेगा कि एंड ऑफ प्रोग्राम, और अगर नहीं होगा और स्टेटमेंट एक्स भी बन गया ना, तो स्टेटमेंट एक्स भी बन गया, ठीक है? जो बाय फोर्स उसको लिखने की वो था कि नहीं लिखना ही लिखना है स्टेटमेंट एक्स, तो लिख दिया, हो गया एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है? बात सबको समझ आ रही है, ठीक है? कि अगर ये एक जो इनपुट हुआ है अगर वो 18 से ज्यादा या बराबर है तो उस केस में ये मैसेज प्रिंट करेगा इट इज एलिजिबल फॉर वोट, और इसको प्रिंट करने के बाद स्टेटमेंट एक्स पर आएगा, यहाँ पर आकर कर देगा एंड ऑफ प्रोग्राम, और अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल एल्स पर आएगा और प्रिंट कर देगा इट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और उसके बाद इस लाइन को भी कर देगा कि एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा दाएं बाएं करके अगर सोचेंगे, ठीक है, तो आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे अपने मन से भी। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में जो हम क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहे हैं यही प्रोग्राम आएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है? ये कभी मत सोचना कि हम यहाँ पर जितना प्रोग्राम 200-250 प्रोग्राम कम से कम हम आपको बनवा देंगे, ठीक है? तो 200-250 प्रोग्राम बनवाने में हो सकता है कुछ से आ ही जाए, ठीक है? यह हो सकता है सबका सब आ जाए, लेकिन ये भी मान के चलना कि जो यहाँ पर हम प्रोग्राम करवा रहे हैं वो नहीं भी आ सकता, ठीक है? जैसे मान लो कि आप सीखे हैं कि 10 को और 12 को कैसे जोड़ा जाता है, ये आप सीखे, ठीक है? लेकिन आपके एग्जाम में आ गया कि 17 को और 19 को कैसे जोड़ना, जोड़ लेंगे ना? अगर 10-12 को सिखाया गया है कि 10-12 को कैसे जोड़ना है तो ये तो सीखे ही, ठीक है? अब इसमें दो, एक तो ये होगा कि कुछ लोग याद कर लेंगे कि आंसर कितना है और कुछ भी आ जाए आंसर कोई नहीं करना है, और कुछ लोग जोड़ना सीख लेंगे, तो जब जोड़ना सीख लेंगे तो वो 10-12 की जगह पे 17-19 में जाएगा तो उसको जोड़ लेंगे। तो हम आपको जोड़ना सिखा रहे हैं, ठीक है? हम आपको प्रोग्राम करना सिखा रहे हैं, हम आपको कोई आंसर नहीं बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है तो ऐसा आंसर, ये क्वेश्चन है तो ऐसा आंसर, ठीक है? यस। तो आज के लिए कहाँ इतना ही, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही।
कहाँ गए सब लोग? Yes, sir. सब लोग सर इन लोग का दूसरा क्लास नहीं चलेगा IoT वाला? चलेगा।